क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया के बड़े देश एक दूसरे को नष्ट करने में लगे थे, तब भारत के लाखों बेटे, जिनकी माताएं शायद ये भी नहीं जानते थे कि यूरोप का नाम कहाँ है, वे अपनी जान कुर्बान कर रहे थे किसी और की लड़ाई में। 1914 से 1945 तक दो विश्व युद्धों ने दुनिया की तस्वीर बदल दी, पर इन दोनों युद्धों में भारत की भूमिका को इतिहास के किताबों ने लगभग भुला दिया। क्या आप जानते हैं कि 10 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक ब्रिटिश झंडे के नीचे लड़ने गए थे और शहीद बहुत ज्यादा हुए। उनमें से लगभग 74,000 कभी वापस ही नहीं लौटे। यह कहानी है भारत के उन गुमनाम वीरों की, जो न तो अपने देश की आजादी के लिए लड़े, बल्कि किसी और के साम्राज्य की रक्षा के लिए जान दे बैठे। साल 1914 यूरोप एक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्किड्यूक फ्रांस और फर्डिनेंड की हत्या से शुरू हुआ यह संघर्ष जल्द ही दो गुटों में बट गया। दो गुटों की तरह विश्व युद्ध में यह तब्दील हो गया, जिसमें मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था और बाद में चल के अमेरिका भी साथ आ गया, और केंद्रीय राष्ट्र, जिसको सेंट्रल पावर बोलते हैं, जर्मनी था, फ्रांस था, हंगरी था और ओटोमन साम्राज्य था। ये दो गुट अलग अलग गुट बन गए। भारत तब ब्रिटिश उपनिवेश था, यानी भारत गुलाम था ब्रिटेन का, इसलिए भारत स्वतः ही ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल कर लिया गया, बिना किसी भारतीय से पूछे। यहाँ से शुरू होती है इतिहास की एक अनकही गाथा, जिसको बोल सकते हैं। कुल भारतीय सैनिक लगभग 13 लाख, जंग में शहीद करीब 74,000, घायल लगभग 67,000। युद्ध के खर्च में भारत का योगदान लगभग 35 करोड़ रुपए उस समय के था। 1914 में था ये 35 करोड़, जिसका वैल्यू आज बहुत ज्यादा हो सकता है। भोजन, कपड़ा, दवाइयाँ, घोड़े, ऊंट, मजदूर, सब कुछ भारत से भेजा गया। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भारत से न केवल सैनिक लिए, बल्कि करोड़ों रुपए की आपूर्ति भी कराई और दवाई भी ली, और खुद से भारतीय से मंगवाई, न कि ब्रिटेन की सैनिक ले गए, भारतीय सैनिक ले गए। कृषि उत्पादन जबरदस्ती बढ़ाया, गांव-गांव से जवानों की भर्ती किया गया। जबरन, आप सुने होंगे कि जबरन भर्ती किया जाता था पहले के जमाने में। आपके घर से जबरन उठाकर लड़ाई के लिए ले जाया जाता था। इसका डर आपको आजादी के बाद भी देखा गया था कि कोई भी सैनिक में जाने का नाम नहीं लेता। आपके दादा परदादा से आप सुने होंगे कि कोई भी सैनिक में जाने से मना करता था, क्योंकि युद्ध में वो जबरदस्ती ले जाते थे। ब्रिटिश सरकार ने वादा किया था युद्ध के बाद भारत को स्वराज्य का इनाम मिलेगा, यानी उसका राज्य लौटा दिया जाएगा, लेकिन वह वादा झूठ साबित हुआ। भारतीय सैनिक ने दुनिया के लगभग हर मोर्चे पर हिस्सा लिया। फ्रांस और बेल्जियम, यूरोप की जो डंडी था, वो डंडी खाइयों में भारतीय सिपाही पहली बार बर्फ देख रहे थे और उसी बर्फ में गोलियां खा रहे थे। यहाँ तक कि बर्फ से लेकर आपको रेगिस्तान में भी वो गोली खा रहे थे। मेसोपोटामिया, आज का इराक जिसको बोलते हैं, यहाँ भारतीय सैनिकों ने तुर्कों से भयंकर युद्ध लड़ा। अफ्रीका, जिसको ईस्ट अफ्रीका बोलते हैं, इजिप्ट, सुदान, मरुस्थल की गर्मी में महीनों तक लड़ाई किए। गैलीपोली, कैंपिंग, जहां हजारों भारतीय ने बलिदान दिया। यानी यूरोप की ठंड से लेकर अरब के रेगिस्तान तक भारत का खून हर मिट्टी पर गिरा। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कई रेजिमेंट आज भी इतिहास में दर्ज हैं। सिख रेजिमेंट, जो कि गोरखा रेजिमेंट, और राजपूत राइफल्स, मद्रास रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, ये उस समय के सारे रेजिमेंट है। सिख सैनिकों ने यफ्रास और नेहरू कैपली जैसी लड़ाइयों में अद्भुत बहादुरी दिखाई। इतिहासकारों के अनुसार कई ब्रिटिश अफसर खुद कहते थे
उन सिपाहियों को न भाषा समझ आती थी न कारण, बस आदेश था कि राजा सम्राट के लिए लड़ना है, पर उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई। आज भी ब्रिटिश आर्काइव में 1000 से अधिक पत्र सुरक्षित हैं। ब्रिटिश आर्काइव के मतलब आप समझ सकते हैं म्यूजियम में लगभग 1000 से भी ज्यादा पत्र सुरक्षित है जो भारतीय सिपाहियों ने अपने गांव परिवार को भेजे। उसमें दर्द और सवाल दोनों झलकते हैं। एक पंजाबी सिपाही ने लिखा, यहाँ ठंड इतनी है कि हमारी दाढ़ियों में बर्फ जम जाती है। हम नहीं जानते कि हम किससे और क्यों लड़ रहे हैं, पर सुना है यह लड़ाई हमारे राजा के लिए है। दूसरे ने लिखा, हम तो सोचते थे यूरोप में दूध दही की नदियां बहती होगी, पर यहाँ तो बस लाशें और तोपों का धुआं है और खूनों का नदियां बहती है। इन पन्नों से पता चलता है कि भारत के सिपाहियों ने युद्ध को समझे बिना लड़ाई कितनी भयानक लड़ी थी। फर्ज निभाने में किसी से पीछे नहीं रहे। भारत ने सिर्फ सैनिक ही नहीं दिए बल्कि युद्ध के लिए रसद सप्लाई किए, जिसको खाने पीने के सामान बोलते हैं। 15 लाख जोड़ी जूते भेजे, 13 लाख कंबल भेजे, 11 लाख यूनिफॉर्म भेजे, हजारों टन अनाज और दवाइयां भेजी। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिशों ने भारत के किसानों से अनाज जबरदस्ती खरीदा और उन्हें भुगतान भी नहीं किया, पर यूरोप के लिए ये जीवन रेखा बन गया। 1918 में जब युद्ध समाप्त हुआ, भारत ने सोचा कि अब ब्रिटेन वादा निभाएगा, पर इसके उलट 1919 में आया रॉलेट एक्ट, जिसने भारत में दमनकारी कानून लागू कर दिए गए और उसी साल हुआ जलियांवाला बाग नरसंहार। यानी भारत ने जिसके लिए 74,000 अपने बेटे खोए, उसी हुकूमत ने उन्हें गोली से जवाब दिया। जिन सैनिकों ने यूरोप की मिट्टी में अपना खून बहाया, उनका माताओं के पास सिर्फ एक सरकारी चिट्ठी पहुंची कि आपका बेटा शहीद हो गया। कोई मुआवजा नहीं, कोई सम्मान नहीं, बस एक झूठा वादा कि भारत की आजादी मिलेगी। यानी एक झूठा वादा मिला था कि भारत की आजादी हमें मिलेगी। हालांकि यह युद्ध ब्रिटिशों के लिए था, पर इसके नतीजे ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को तेज कर दिया। सैनिकों ने लौटकर बताया कि यूरोपीय राष्ट्रों में भी लोग आजादी से रहते हैं। जनता में यह भावना लगी कि अगर हम किसी और के लिए लड़ सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं लड़ सकते। गांधी जी, जो तब दक्षिण अफ्रीका में थे, उन्होंने भारत लौटकर कहा, अब भारत को खुद की लड़ाई खुद लड़नी होगी। 1919 के बाद शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, वह प्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध की देन था। भारतीय सैनिकों को विक्टोरिया क्राइसिस और मिलिट्री क्रॉस जैसे ब्रिटिश वीरता पदक मिले, पर वास्तविक पहचान कभी नहीं दी गई। कुछ प्रसिद्ध भारतीय वीर, खुदा दाद खान, पहला भारतीय विक्टोरिया क्रॉस विजेता, मिर्जा बख्श, दारिया सिंह, सूबेदार ठाकुर सिंह जैसे नाम इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन ब्रिटेन की किताबों में इनका जिक्र 2 पंक्तियों में सिमट गया। भारत की अर्थव्यवस्था युद्ध से चरमरा गई। ब्रिटिश सरकार ने भारी टैक्स लगाए, मुद्रास्फीति बढ़ी, किसानों को जबरदस्ती अनाज देना पड़ा, उद्योग में उत्पादन घटा, पर कीमतें आसमान पर थी। 1914 से 1918 के बीच भारत की मुद्रा का मूल्य 30% गिर गया, पर ब्रिटेन ने इसे एम्पायर कंट्रीब्यूशन कहकर गौरव बताया। यानी ये झूठा दिलासा दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। युद्ध के दौरान ब्रिटिशों ने भारतीय नेताओं से कहा था कि आपका बलिदान हम नहीं भूलेंगे। युद्ध के बाद भारत को स्वशासन मिलेगा।
1917 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड चर्च ने घोषणा की, इंडियंस लोयल कोऑपरेशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड विथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेकिन जैसा ही युद्ध खत्म हुआ, उन्होंने कहा, इंडिया इज नॉट येट रेडी फॉर सेल्फ रूल। यह वही है जिसने तुरंत ही युद्ध खत्म होते ही पलट गया कि इंडिया अभी सेल्फ रूल करने के लिए अभी रेडी नहीं है। यही वह पल था जब भारतीय नेतृत्व का एहसास हुआ कि विदेशी सत्ता कभी अपना वादा नहीं निभाती। आज जब हम विश्व युद्ध शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में यूरोप और या अमेरिका की तस्वीर आती है, पर सच यह है कि भारत के बिना ये युद्ध जीते ही नहीं जा सकते थे। 1914 में ब्रिटेन के पास पर्याप्त सैनिक नहीं थे। भारतीय रेजिमेंट ने ही उनकी पहली पंक्ति संभाली थी, यानी सबसे आगे गोली खाने वालों में से भारतीय थे। भारतीय सैनिकों ने याफ्रेस, फेल्ड्रस और मेसोपोटामिया और गिलीपोली, ये सारे शहर के नाम है, हर जगह जंग की दिशा बदली भारतीय सैनिकों ने। इतिहासकार डेविड ओमेसी के शब्दों में बोले तो द इंडियन आर्मी वाज द बैकबोन ऑफ ब्रिटेन्स ईयरली वॉर इफेक्ट्स, यानी ये विदेशी लिखते हैं हमारे बारे में। भारत का प्रथम विश्व युद्ध में योगदान सिर्फ सैनिकों का नहीं था, वह एक आत्मा का योगदान था। एक ऐसा देश जो खुद गुलाम था फिर भी किसी और की आजादी के लिए लड़ रहा था। पर इन बलिदानों का परिणाम क्या मिला? न कोई स्वराज, न सम्मान, सिर्फ शोषण। लेकिन यही बलिदान आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का ईंधन बना, क्योंकि अब भारत जान चुका था कि जिस साम्राज्य के लिए हमने लड़ाई लड़ी वो हमारे खिलाफ भी बंदूक उठा सकता है। 1940 जब दुनिया फिर से जल उठी और भारत को फिर से बुलाया गया एक विदेशी युद्ध में, लेकिन इस बार कहानी बदल गई थी। 1939 दुनिया एक बार फिर जल उठी थी। हिटलर की जर्मनी, मुसलिनो की इटली और जापान का साम्राज्य एक साथ युद्ध में कूद पड़े थे और ब्रिटेन ने एक बार फिर भारत से कहा, यह साम्राज्य की लड़ाई है, तुम्हें इसमें हिस्सा लेना होगा। भारत ने पूछा, क्यों? हम क्यों हिस्सा ले? पर जवाब नहीं मिला और इस तरह भारत दोबारा खींच लिया गया एक ऐसे युद्ध में जिसका न वो कारण जानता था न मकसद। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की और उसके साथ भारत भी अपने आप युद्ध का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनिथगो ने संसद या भारतीय नेताओं से पूछे बिना ही कहा, इंडिया इज एट वॉर विथ जर्मनी, यानी एक बार फिर भारत को युद्ध में झोंक दिया गया बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया या सहमति के। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का योगदान पहले युद्ध से कहीं बड़ा था। भारतीय सैनिकों की संख्या 25 लाख से अधिक थी। शहीद सैनिक लगभग 87,000, घायल सैनिक लगभग 65,000 के आसपास घायल सैनिक। ये आपको आंकड़ा किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन असल आंकड़ा कहीं ज्यादा था। युद्ध का खर्च की बात करेंगे, भारत ने लगभग 1,000 करोड़ 1940 के दशक में खर्च किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी ये ब्रिटेन भारत से वसूले थे 1,000 करोड़। युद्ध सामग्री की बात करेंगे तो लाखों टन अनाज ले गए थे। ये पैसा के बाद ले गए थे लाखों टन अनाज, जूट, कपड़ा, औषधि, धातु सब भारत से भेजा गया। ब्रिटेन की सेना के बाद भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना बन गई थी। भारतीय सैनिकों ने लगभग 4 महाद्वीपों में लड़ाई लड़ी। उत्तरी अमेरिका, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीसिया और एल अलमीन की प्रसिद्ध लड़ाई में भारत की भूमिका निर्णायक रही। इटली, मोंटे
काशिनो की पहाड़ियों पर भारतीय जवानों ने खतरनाक जर्मन मोर्चों का तोड़ा। वर्मा, अब म्यांमार जिसको बोलते हैं, जापान सेना से पूर्वी सीमा की रक्षा भारतीयों ने की। सिंगापुर और मलेशिया, जहां बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज गठित की। इस बार भारत की जनता पहले जैसी चुप नहीं थी। कांग्रेस ने कहा अगर हम युद्ध में हिस्सा ले तो हमें स्वतंत्रता की गारंटी दी जाए, पर ब्रिटेन ने साफ कहा पहले युद्ध फिर आजादी। ये कैसी आजादी थी? इसमें देश में असंतोष फैल गया। महात्मा गांधी ने कहा यह किसी और की लड़ाई है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें भारत का नुकसान ही है। और यही से जन्म हुआ 1942 के सबसे बड़े आंदोलन का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 बॉम्बे, अब मुंबई जिसको बोलते हैं, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो। यानी यह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे तीव्र जन आंदोलन था। लाखों भारतीय सैनिकों पर उतर आए, लाखों भारतीय सैनिक सड़कों पर उतर आए, रेलवे स्टेशन जला दिए गए, टेलीफोन लाइनें काट दी गई, ब्रिटिश प्रशासन हिल गया। ब्रिटिश सरकार ने जवाब में 60,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया। गांधी, नेहरू, सरदार पटेल सभी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन यह आंदोलन ब्रिटेन को दिख गया कि भारत अब किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता चाहता था। युद्ध का यह दौर भारतीय इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय बन गया। सुभाष चंद्र बोस का उदय 1939 में कांग्रेस से मतभेद के बाद सुभाष चंद्र ने भारत से निकलकर जर्मनी और फिर जापान का रुख किया। उन्होंने ब्रिटेन के विरोधी राष्ट्रों से कहा, ब्रिटेन के जो विरोधी राष्ट्र थे उनसे कहा अगर आप सच में भारत की आजादी चाहते हैं तो मुझे अपने सैनिकों की मदद दीजिए। 1942 में सिंगापुर में भारतीय युद्ध बंदियों से बनी सेना को उन्होंने नया नाम दिया आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, INA। इस सेना का नारा बना जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। INA के सैनिकों ने वर्मा, सीमा, इम्फाल, कोहिमा तक ब्रिटिश सेना से जंग की। हालांकि वे पराजित हुए, हार गए, पर भारत में एक नई चेतना जाग गई। ब्रिटिश सरकार का एक हाथ युद्ध लड़ रहा था, दूसरा हाथ भारत में दमन कर रहा था। भारत में प्रेस सेंसरशिप और गिरफ्तारी और यातना सब बढ़ने लगी, पर पश्चिमी देशों में लोकतंत्र और आजादी का प्रचार चल रहा था। महात्मा गांधी ने तंज कसा था, आप यूरोप में स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और भारत में गुलामी के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। ब्रिटेन ने युद्ध के खर्च के लिए भारत से भारी टैक्स वसूले। खाद्यान्न की कमी ने 1943 का बंगाल का अकाल पैदा किया। बंगाल में बहुत ज्यादा भयानक अकाल पैदा किया, जिसमें करीब 30 लाख लोग भूख से मर गए। ब्रिटेन ने गोदाम में अनाज भरा था, ब्रिटेन के गोदाम में अनाज भरा था, पर भारत के गांवों में लोग मर रहे थे। इतिहास के पन्नों में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे काला अध्याय है। युद्ध में भारतीय सैनिकों ने चमत्कार किए। एल अल्मिन, नॉर्थ अफ्रीका, भारतीय 4th इन्फेंट्री डिवीजन ने जर्मन सेना को रोका। वर्मा फ्रंट पर भारतीय सैनिकों ने जंगलों में जापानियों से सीधे भिड़ंत की। इटली कैंपेन, 8 इंडियन डिवीजन ने कैशिनो के पहाड़ियों पर चढ़कर जीत दर्ज की। ब्रिटिश जनरल सर क्लाइड एक्चुअली ने कहा, ये सारे ब्रिटेन नाम है तो ये अंग्रेजी हो सकते हैं। उन्होंने इंग्लिश में लिखा,
The British Empire could not have survived World War II without Indian soldier, यानी बिना इंडियन सोल्जर के वर्ल्ड वार 2 ब्रिटेन नहीं जीत सकता। 1945 युद्ध समाप्त हुआ, जर्मनी और जापान हार गए, ब्रिटेन विजेता तो बन गया, लेकिन अब वह थक चुका था, टूट चुका था, उसका साम्राज्य टूट चुका था, भारत में माहौल बदल चुका था। ब्रिटेन ने आजाद हिंद फौज के भारतीय अधिकारियों पर मुकदमे चलाए। दिल्ली में लाल किले के इन मुकदमे ने भारत को झकझोर दिया। जनता ने कहा ये गद्दार नहीं देशभक्त हैं। दिल्ली, कलकत्ता, लाहौर हर जगह विरोध प्रदर्शन, सैनिकों तक में असंतोष फैल गया और 1946 में भड़का भारतीय नौसेना विद्रोह। दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा प्रयास प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में इस वीडियो के माध्यम से।